मानव विकास सूचकांक और संकेत 2018 सांख्यिकीय अध्ययन। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए कि लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते बढ़ती हैं, विकसित होती हैं। ये वस्तुएं, पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा वहां तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस अध्याय में हम राष्ट्र और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना करेंगे। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकते हैं। विकास का गुण अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की वृद्धि, व्यवस्था अथवा अन्य विशेषताएं जैसे पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं ही जुड़ा हुआ है। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्रियाकलाप: विकासहीन वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए अथवा इसके दर्शाने वाले चित्रों का एक समुच्चय बनाइए। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। इसका अर्थ बड़ा आशय जून 2004 का दृश्य है। क्या आप जानते हैं कि नगरों की वृद्धि भी ऋणात्मक हो सकती है? इसी सुनामी प्रभाव के फोटोग्राफ को देखिए। क्या प्राकृतिक विपदाएं किसी नगर के आकार की ऋणात्मक वृद्धि के एकमात्र कारण है? ये बड़ा आशो दिसंबर 2004 जून में और दिसंबर में दोनों दृश्य देख सकते हैं। यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उसे उतनी ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि में अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत तक और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास अवधारणा अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास के का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करता है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का कोई होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागित करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा क्या आप जानते हैं डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर हक ने हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित
निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से विचित्र की जा सकती है, जिसमें सा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हुए पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं ये क्यों नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है, जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। सार्थक जीवन क्या है? जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। धन्यवाद प्रिया। मुझे अच्छे स्वास्थ्य का भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है? मैं अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? मृत अथवा कारावास में? मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्त का एक रास्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगा। आपके अनुसार कौन अधिक सार्थक जीवन जीता है? वह क्या है जो इनमें से एक के जीवन के को दूसरे की अपेक्षा अधिक सार्थक बनाता है? जीवन शिष्ट एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधन का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकांकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अनेक कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक विशिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संसाधनों तथा पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। क्रियाकलाप: अपने सहपाठियों के साथ 5 मिनट के नाटक को अभिनीत कीजिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि किस प्रकार आय, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्षमता के अभाव के कारण विकल्प सीमित हो जाते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ: जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभ का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषण, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र
किसी अधिकांश छात्र किसी वर्ग से किस वर्ग से हैं, तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किसी प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषण ये मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर करना चाहिए। इन साधनों में से किसी भी एक को का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनका वृत्तिका के विकल्प में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम, उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसा उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उन अनेक ज्ञान उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनका कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों को सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। क्रियाकलाप अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाली इस बात कीजिए कि और पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय गई थी, क्या वह विद्यालय से विरत हुई थी, क्यों। इससे आपको उसके विकल्पों और स्वतंत्रता के बारे में क्या पता चलता है। टिप्पणी कीजिए कि किस प्रकार उसकी लिंग, जाति और आय ने उसके अवसरों को सीमित किया है। विकास, मानव विकास के उपगम। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपगम है क आय उपगम, कल्याण उपगम, न्यूनतम आवश्यकता उपगम, क्षमता उपगम। मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंचाने को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष को ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम का 1/3 भारित दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितने निकट होता है मानव विकास का स्कोर विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्रगतियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से मानव विकास के उपगम
तालिका 4.1। आय उपगम मानव, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। और आधारभूत आवश्यकता उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रस्तावित क्रिया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। सड़कों की लंबाई, अस्पताल की संख्या, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, संतुष्टि, रोजगार, प्रसन्नता और स्वास्थ्य। 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार तभी सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास योजना विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। संबंधित है, यह सूचकांक मानव विकास में कमी नापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की सभ्यता, प्रौढ़ निरक्षर दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? भूटान विश्व में अकेला देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इस प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम व्यय
प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तालिका 4.2 मानव विकास 100 वर्ग मानदंड और देश। मानव विकास स्तर, मानव विकास सूचकांक का स्कोर, देश की संख्या। अति उच्च 0.800 से ऊपर 59 देश, उच्च के लिए 0.701 से लेके 0.799 के बीच 53, मध्यम के लिए 0.550 से 0.700 के बीच 39, निम्न के लिए 0.4549 से नीचे 38 मानव विकास प्रतिवेदन। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं। तालिका 4.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश, क्रम संख्या देश और संख्या: नॉर्वे 1, स्विट्जरलैंड 2, ऑस्ट्रेलिया 3, आयरलैंड 4, जर्मनी 5, आइसलैंड 6, हांगकांग 7, 8, स्वीडन 9, सिंगापुर 10, नीदरलैंड। मानव विकास प्रतिवेदन 2018। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने की प्रयत्न कीजिए कि देश की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्चा हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानचित्र पर इनका स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि इन देशों में क्या समानता? और अधिक जानकारी के लिए इन देशों की सरकारी कार्यालय वेबसाइट का निरीक्षण कीजिए। मानव विकास के माध्यम से स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश थे जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था। 2018 में यह एक और नीचे 130वें पायदान पर चला गया और भारत 129 देशों में से पीछे होने का क्या कारण हो सकता है? इंडिया 126 इन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गवर्नमेंट क्वेश्चन रिपोर्ट दिखाया गया है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः
लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण को देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग खौ धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गौ समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। एक प्रदेश में मानव विकास को निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए कि सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं।